नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पहले प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट का 36 क्वेश्चन है। यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है केनेथ वाल्टस, तीसरा है मॉर्गनथाउ और चौथा है हेनरी किसिंजर। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। यह कथन है मैक्स वेबर का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वेबर जो हैं वो कौटिल्य एवं मैकियावेली का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मैक्स वेबर का अन्य महत्वपूर्ण कार्य अथॉरिटी पर है। मैक्स वेबर सत्ता को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कई बार ये हायर में भी और यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है चमत्कारी सत्ता, और थर्ड है तार्किक वैधानिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार न्याय है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, दूसरा है भार और प्रसुविधा, थर्ड है दंड और प्रतिशोध, और लास्ट है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग व एक कर्तव्य। तो प्लेटो के अनुसार न्याय है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग व एक कर्तव्य। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक रूप में किया जाता रहा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। उसके अनुसार न्याय के 2 पहलू हैं। पहला है व्यक्तिगत तथा दूसरा है सामाजिक। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा के 3 गुणों यानी विवेक, साहस, तृष्णा में सामंजस्य ही न्याय है, जबकि सामाजिक स्तर पर समाज के 3 वर्गों यानी दार्शनिक, सैनिक व उत्पादक वर्गों के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है। पहला ऑप्शन है अल्थ्यूजर, दूसरा है लेनिन, थर्ड है मिलीबैंड और फोर्थ है लग्जमबर्ग। तो युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है अल्थ्यूजर ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अल्थ्यूजर ने अपनी पुस्तक ऑन मार्क्स में युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के बीच अंतर स्थापित करता है। युवा मार्क्स में व्यक्ति प्रधान है, जबकि वृद्ध मार्क्स में या प्रौढ़ मार्क्स में वर्ग प्रधान है। अल्थ्यूजर ने यह विभाजन मुख्यतः मार्क्स की रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती विचारों के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। पहला प्राधान्य क्रांति, दूसरा है निष्क्रिय क्रांति, थर्ड है बुर्जुआ क्रांति और लास्ट है लघु बुर्जुआ क्रांति। तो ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है निष्क्रिय क्रांति के रूप में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्राधान्य क्रांति, बुर्जुआ क्रांति एवं लघु बुर्जुआ क्रांति को ग्रामसी नागरिक समाज के सृजन के लिए आवश्यक मानता है, जबकि निष्क्रिय क्रांति को वह फांसीवाद की विशेषता कहता है, क्योंकि फांसीवादी समाज में विरोध का सक्रिय एवं संगठित प्रतिरोध अत्यधिक जटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी। पहला ऑप्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, थर्ड है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत और लास्ट है औपनिवेशिक प्रश्न। तो राय लेनिन बहस जो केंद्रित है वो औपनिवेशिक प्रश्न पर केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राय और लेनिन की बहस औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित थी। राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्नों पर कमीशन के सामने अपना पक्ष रखते हुए राय ने विचार रखा था कि भारतीय जनता राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत नहीं है, यह विशेष रूप से एक आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की समस्याओं में रुचि ले रही है। जबकि लेनिन का मानना था कि कांग्रेस के माध्यम से भारत में क्रांति की ज्वाला को अत्यधिक तेज किया जा सकता है और भारत को यथाशीघ्र अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की उच्च मानदंड वाली पार्टी है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मिशेल्स, दूसरा है रॉबर्ट मैकेंजी, थर्ड है टोनी ब्लेयर और फोर्थ है मोसे ओस्ट्रोग्रस्की। तो रॉबर्ट मैकेंजी ने अपने लेख पावर इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी में इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीवादी लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? पहला ऑप्शन है आश्रयता सिद्धांत, दूसरा है संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, थर्ड है आधुनिकीकरण सिद्धांत और फोर्थ है उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो आधुनिकीकरण के अधिकांश सिद्धांतकार इसे समाज के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के नजरिए से देखते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया? पहला ऑप्शन है मिलिबैंड और स्वीजी द्वारा, दूसरा है प्लेखानो और लेनिन द्वारा, थर्ड है कामू और सात्र द्वारा और फोर्थ है हैबरमास और ओफे द्वारा। तो वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट को विकसित किया गया है हैबरमास और ओफे द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? पहला ऑप्शन है हन्ना आरेंट, दूसरा है थेडा स्कॉट पॉल, थर्ड है क्रेन ब्रिंटन और फोर्थ है हुबर्ट जॉनसन। तो क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है, यह कथन है क्रेन ब्रिंटन का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अमेरिकन विद्वान क्रेन ब्रिंटन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938 में क्रांति के बारे में विविध वर्णन करते हुए कहा कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, दूसरा है जी.वी. रामकृष्ण, थर्ड है बी. शिवरमन, फोर्थ है डॉक्टर एस.आर. सेन। तो सरकारिया आयोग के सदस्य हैं सेन, शिवरमन, सरकारिया, S3। तो जो नहीं थे सदस्य वो थे जी.वी. रामकृष्ण। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे और अन्य सदस्य थे बी. शिवरमन तथा डॉक्टर R.S.R. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1990, थर्ड है 1993 और फोर्थ है 2001। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में 1950 में निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग 2 सदस्यीय बनाया गया। उसके बाद 1990 में इसे पुनः 1 सदस्यीय बना दिया गया तथा 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है गणित और कारण, दूसरा है कारण और तर्क, थर्ड है तर्क और युक्तिमूलकता
और फोर्थ है गणित और तर्क। तो तर्क और युक्तिमूलकता का उपयोग खेल सिद्धांत में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। दूसरा है भारत एमटीसीआर का सदस्य है। तथा थर्ड कथन है इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना। और फोर्थ है पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य है। तो चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, ये विकल्प सही है। भारत एमटीसीआर का सदस्य है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये भी कथन सही है। फोर्थ है पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य है, ये कथन गलत है। तो ए बी सी सही हो जाएगा, यानी कूट एक जो है ये सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगर बात की जाए एमटीसीआर की यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, एमटीसीआर ये बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसमें 35 सदस्य देश हैं जिसके बीच एक औपचारिक राजनीतिक समझ है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। इस व्यवस्था का गठन 1987 में G7 औद्योगिक देशों द्वारा किया गया था। एमटीसीआर सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को जोखिम को सीमित करने के लिए उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करना चाहता है जो हथियारों के वितरण प्रणालियों के विकास में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। पहला ऑप्शन है संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होता है। दूसरा है आनुपातिक होना। थर्ड है न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना। और फोर्थ है अघोषित होना। तो न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है, ऑप्शन डी अघोषित होना। युद्ध का अघोषित होना अर्थात अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर देना न्याय युद्ध का मापदंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज H.W. बुश। दूसरा है जॉर्ज W. बुश जूनियर। और थर्ड है बिल क्लिंटन। और फोर्थ है बराक ओबामा। तो अमेरिका में जॉर्ज W. बुश जूनियर के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 2002 में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न देशों में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी सीमाओं की सुरक्षा में सहायता उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है जो हिमायती है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा का, दूसरा सहयोग का, थर्ड है शांति का और फोर्थ है स्वतंत्रता का। तो जॉर्ज W. बुश जूनियर ने एक नवीन स्थिति का उल्लेख किया जो कि अमेरिका है, जिसका उल्लेख उन्होंने शक्ति के संतुलन के रूप में किया जो स्वतंत्रता का हिमायती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। है निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जूलियस न्यूरेरे निर्गुट आंदोलन नैम के एक संस्थापक सदस्य थे। दूसरा भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। थर्ड है 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। और फोर्थ है नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जूलियस न्यूरेरे निर्गुट आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, ये कथन गलत है। निर्गुट आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की, ये सही है। थर्ड है 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई, ये भी कथन सही है। और फोर्थ है नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में नहीं है बल्कि बेलग्रेड में नैम का पहला सम्मेलन हुआ था, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा बी और सी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र
संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। सेकंड ऑप्शन है, राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। थर्ड ऑप्शन है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। और फोर्थ है, प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। तो R2P संरक्षण के दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है ऑप्शन सी। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। यह ऑप्शन गलत है। अगर बात की जाए संरक्षण के दायित्व की तो एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। यह वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया। यह मूलतः सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध को रोकने के उद्देश्य से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है विलोबी, दूसरा है MP फॉलेट, तीसरा है FW रिक्स और चौथा है रॉबर्ट डहल। तो विलोबी का कार्यकाल रहा 1867 से 1960 तक। MP फॉलेट का कार्यकाल रहा 1868 से 1933 तक। FW रिक्स का कार्यकाल रहा 1917 से 2008 तक। रॉबर्ट डहल का कार्यकाल रहा 1916 से 1990 तक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पहला कूट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4PS फार्मूला दिया? पहला ऑप्शन है हेनरी फ्यूल, दूसरा है उर्विक, थर्ड है गुलिक और फोर्थ है मूने। तो 4PS थ्योरी यानी पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस की बात की है लूथर गुलिक ने। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? पहला ऑप्शन है चयन, दूसरा है नियुक्ति, थर्ड है प्रमाणीकरण और चौथा है पद स्थापन। तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रमाणीकरण लोक सेवा का भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? पहला ऑप्शन है लाइन एजेंसी, दूसरा है स्टाफ एजेंसी, थर्ड है सहायक एजेंसी और फोर्थ है स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी दोनों का। तो नीति का बचाव निम्नलिखित में से जो कार्य है वो है लाइन एजेंसी का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रशासनिक संगठनों में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल है, इसमें लाइन है, स्टाफ है और सहायक एजेंसी है। लाइन एजेंसी जो है वो सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, इसलिए किसी नीति के बचाव की पहली जिम्मेदारी जो होती है वो लाइन एजेंसी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? पहला ऑप्शन है FW रिक्स, दूसरा है एडवर्ड विडनर, थर्ड है फैरल हैडी और फोर्थ है H वाकर। विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये कथन है एडवर्ड विडनर का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। विकास प्रशासन की अवधारणा को लोक प्रशासन में 1950 के दशक में प्रकट किया गया। इसे विशिष्ट कोटि के लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन की पहली स्पष्ट अवधारणा देने का श्रेय एडवर्ड विडनर को है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है पद में परिवर्तन, दूसरा है वेतन में परिवर्तन, थर्ड है कर्तव्यों में परिवर्तन और फोर्थ है उत्तरदायित्व में परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है, पद में परिवर्तन भी है, वेतन में भी परिवर्तन है, कर्तव्य में भी परिवर्तन है और उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। A, B, C, D चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है?
पहला ऑप्शन है एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, दूसरा है राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, थर्ड है एक खास राजनीतिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, और फोर्थ है वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। तो विचारधारा की विशेषता नहीं है वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है। पहला ऑप्शन है गैब्रियल आमंड, दूसरा है राय सी मैक्रेडीज और वार्ड, थर्ड है सिगमंड न्यूमैन और फोर्थ है एम.सी. स्मिथ। तो तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है राय सी मैक्रेडीज और वार्ड ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। मैक्रेडीज ने 1968 में पुस्तक लिखी द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जीन ब्लंडेल, दूसरा है डोरोथी पिकल्स, थर्ड है वाल्टर बेजहार्ड और फोर्थ है E.S. कार। तो द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं जीन ब्लंडेल। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के अलावा जीन ब्लंडेल की एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ये पुस्तक आई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए, हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है, हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है निकोलस बर्नस, दूसरा है हेनरी किसिंजर, थर्ड है कोलिन पॉवेल और फोर्थ है डेविड सी मलफोर्ड। तो हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए, ये कथन है कोलिन पॉवेल का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, दूसरा एल्टन मेयो, थर्ड है डी ओसबोर्न और फोर्थ है एडवर्ड विंडर। तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णय को सर्वाधिक विशाल करना भी असंभव है। वे मानते हैं कि किसी सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमित तार्किकता यानी सीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो संतोषप्रद समझ निर्णयों की ओर ले जाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये आबद्ध तार्किकता मॉडल संबंधित है हर्बर्ट साइमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है पॉल एफलबी, दूसरा है एल.के. झा और थर्ड है एन वोहरा और फोर्थ है एडी गोरवाला। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समाप्त करने का सुझाव दिया था पॉल एच एफलबी ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है, इन स्तरों को पहचानिए। पहला है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, जनता स्तर और प्रक्रिया स्तर, दूसरा ऑप्शन है जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर तथा नीति स्तर, लास्ट ऑप्शन है प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर तथा शक्ति स्तर। तो पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को जो जिन 3 स्तरों पर आंका जा सकता है वो हैं राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। पहला ऑप्शन है आर.ए. डहल, दूसरा है डेविड स्टन, थर्ड है आर्थर बेंटले और फोर्थ है आमंड।
तो राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है, ये कथन है डेविड स्टर्न का। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार तथा अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है शस्त्र वहन करने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, सभा करने का अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। और लास्ट ऑप्शन है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। तो 25 सितंबर 1789 को अमेरिका के बिल ऑफ राइट यानी पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ अमेरिकी नागरिकों को सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार एवं अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, थर्ड ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा और लास्ट है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो लोकलेखा समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निम्न में से क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है गरीबी दूर करना, दूसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, थर्ड है सभी देशों की आत्मनिर्भरता और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो गरीबी दूर करना भी है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी है और सभी देशों की आत्मनिर्भरता भी है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सम्मिलित हैं।